और आप भी ताली बजाओ, क्या करो? ताली करो। मैं भी गीत सुना सकता हूँ स्वरनों के अभिनंदन के, मैं भी बात कह सकता हूँ नंदन के चंदन के, लेकिन जब तक प्रकृति से संसद को ना हो गए तब तक केवल बीच होगा जंगल मन के चंदन के। जब पक्षी के पंखों पर हो पहले पंखे गोली के, जब पिंजरे में कैद पड़े हो सुर कोयल की बोली के, जब धरती के दामन पर हो दाग लहू की होली के, कोई कैसे गीत सुनाते बिरिया कुकुरोली के, कोई कैसे गीत कोई कैसे गीत सुनाते बिरिया कुकुरोली के। मैं झोपड़ियों का चारण हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, ये मेरे जीवन का सच है। झोपड़ी में पैदा हुआ, झोपड़ी झोपड़ी के आंसू आंसू की वेदना। अब इससे ज्यादा कोई क्या अच्छे दिन आएंगे कि हम दो एक ही घर की मंच पर बैठे हैं। अच्छे दिन आए ना, बहू भी बैठी और मैं भी बैठा। झोपड़ी झोपड़ी के आंसू आंसू की वेदना, वेदना की त्रासदी त्रासदी की संगति में 52 साल से गा रहा। और मैं किसान का बेटा हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है कविता सुनाने का, ये कविता सुनाने का, मैं बताता हूँ जनता को मैं किसान का बेटा हूँ। जानते हो क्यों? मैं एक बार दाखिले में कविताएं सुना रहा था, चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री सामने बैठे थे। मेरी कविताएं सुनी, 1 घंटा बाद में मंच पर आकर बोला प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए। मैं उसी दिन से देश को बताता घूम रहा हूँ मैं किसान का बेटा हूँ। मुझे राजकुमार जी ने कहा नहीं भाई साहब आप नहीं, पहले चाय वाले का नंबर है। अच्छा मैंने अपने को वेटिंग में जब लिया इसके बाद नंबर आ जाएगा, मुझे पता चल रहा है कि इसके बाद गाय वाले का नंबर है। तो मैंने सोचा मेरा नंबर आने का तो मैं कविता सुनाने नहीं लगा। मैं कविता सुनाता फिर और मुझे कुछ आता नहीं है कविता से। सुनिए, मैं झोपड़ियों का चारण हूँ, आंसू बने आया हूँ, भाई भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। एक चित्र देखो, कहाँ बनेगी पूजा के घर, कहाँ बनेगी राजधानी, मंडल और मंडल भी के सबकी आंखों का पानी। प्यार सिखाने वाले बस्ते मजहब के स्कूल गए, इस घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए। कहीं लोगों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल जले, सांप चिड़ैया छोले कंधे पक्षी गाना भूल गए। आँख खुली तो पूरा भारत नाखूनों से रस मिला, जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला। जिसको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला। क्या यही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, जागो राजघाट के गांधी तुम्हें जगाने आया हूँ, भाई भारत माता की तस्वीर। एक चित्र और देखना, छठी लाइन समझ जाओ, थोड़ी पुरानी है, जो नए बच्चे हैं वो शायद ना समझे, पुरानी बात है, लेकिन समझ जाओ तो फिर आगे का। अंधकार में समाये जो तूफानों के बीच चले, जिनकी चर्चा हो 7.5 लाख लोगों ने जान दिया हिंदुस्तान की आजादी के लिए। अंधकार में समाये जो तूफानों के बीच चले, मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले। क्रांति कथा में कौन पड़े हैं गुमनामी की बाहों में, गुंडे कसकर तुले खड़े हैं राजमहल की राहों में। यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला। डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं। और कितनी हिम्मत कर जाता हूँ पता लिखते हुए, सुनाने की हिम्मत में कर रहा हूँ, ताली बजाने का हौसला आप दिखाना। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। ऐरे केरे लट्ठू फेरे कतरी बनकर बैठे हैं, ऐरे केरे लट्ठू फेरे कतरी बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं। मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है, भगत सिंह का रंग बसंती चोला होते देखा है। लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बनाकर डाल दिया, कोई मछली
नौटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है, अखबारों में रोज खबर है सरपंच के हमलों की, आंगन की तुलसी दासी है नागफनी के गमलों की, हत्याओं की अफवाहों की सुनमई आजादी है, रोज बरसे की गोली के आगे कोई काठी है, संसद के सीने पर खूनी दाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, शुद्ध राजनीति पढ़ो। राजनीति के लोग समझते नहीं, वो सोचते हैं वो साहित्य करता सुना रहा है, मैं साहित्य करता नहीं सुना रहा, शुद्ध राजनीति करता सुना रहा हूँ। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, तो बदला भक्तों की डोली हंसों को खा जाती है, जब जब भीजे चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है, तब तब सांपों के एक लाइन बहुत अच्छी सुना रहा हूं, समझ जाओ तो बहुत तालियां सुनना चाहता हूं। ये इस देश की मल्टी संस्कृति है, मिट्टी संस्कृति है, मिट्टी परंपराएं हैं, मिट्टी विकासताएं हैं। कहां से चले थे कहां पहुंचे, 1947 से चले थे 147 तक पहुंच गए। ये प्रगति है। एक पंक्ति समझ जाओ तो बहुत तालियां सुनना चाहता हूं, सुनना है, तालियां सुनना बीमारी होती है कभी। जब जब भीगे चंदों का आनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है, जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है, जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है, तो मां की अर्थी पेटों को भारी लगने लगती है, तो मां की अर्थी पेटों को भारी लगने लगती है। जब जुगनू के घर सूरज के घोड़े सोने लगते हैं, जब जुगनू के घर सूरज के घोड़े सोने लगते हैं, तो केवल चुल्लू भर पानी सागर होने लगते हैं, सिंहों को म्याऊं कह दे क्या ये ताकत बिल्ली में है, बिल्ली में क्या ताकत होती कायरता बिल्ली में है, बिल्ली में क्या ताकत होती कायरता बिल्ली में है। कहते हैं कि सच बोलो तो प्राण गंवाने पड़ते हैं, मैं भी सच्चाई का गाकर शीश कटाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने आया हूँ, घायल भारत। तो किसी को तो क्या अच्छे लोग नहीं दिखते, मैं देखते राहुल गांधी जैसे लोग गर्व कर सकता है प्रदेश। एक मां बहुत साधारण आदमी में इनके नेता जयंत जी को बधाई देता हूँ, इन्होंने जीवन में माफ करना मुझे शायद इनके जीवन का मुझे सबसे अच्छा ये काम लगता है कि उन्होंने एक समर्पित कार्यकर्ता को ईमानदार कार्यकर्ता को अपना प्रणाम करता हूं उनको, बड़ा काम किया उन्होंने टिकट में, चाहे तो किसी को भी किसी बहुत पैसे वाले को कितना ही पैसे वाले को टिकट दे सकते थे, लेकिन आम आदमी को साधारण आदमी को लगा कि हिंदुस्तान का जो साधारण आदमी हो सकता है उस हिंदुस्तानी को टिकट देकर उन्होंने सांसद बनाया। इसलिए पढ़ रहा हूं, जो अच्छे सच्चे नेता हैं उन सबका अभिनंदन है, जो अच्छे सच्चे नेता हैं उन सबका अभिनंदन है, उनको 100 बार नमन है, मन प्राणों से वंदन है, जो सच्चे मन से भारत मां की सेवा कर सकते हैं, हम उनके कदमों में अपने प्राणों को धर सकते हैं, लेकिन जो कुर्सी के भूखे दौलत के दीवाने हैं, सात समंदर पांच डोरी में जिनके तहखाने हैं, जिनकी प्यास महासागर है, भूख हिमालय पर्वत है, राजपूरा नील गगन है, वो कौड़ी की इज्जत है, उनके कारण ही बनते हैं, उनके कारण ही बनते हैं अपराधी भोले भाले, गुंडों को पैदा करते हैं नेता और पुलिस वाले, गुंडों को पैदा करते हैं नेता और महाभारत में कथा आपने सुनी होगी, राजा शिशुपाल था कृष्ण जी को गाली देता था। देखो गाली गाली गाली, इस देश में बड़े आदमी को गाली सुननी पड़ती है, मुझे तो ऐसा लगता है कृष्ण जी को भी सुननी पड़ती। कृष्ण को गाली देता था शिशुपाल, पूछते थे डरते हो क्या इससे, बोले नहीं डरता नहीं, उन्हें फिर इसका जवाब क्यों नहीं देते, तो कृष्ण बताते हैं कि ये मेरी बुआ जी का बेटा है, और मेरी बुआ जी ने मुझे खाना खिलाते खिलाते मुझसे वचन ले लिया था कि मेरे नालायक बेटे की 99 गालियां प्रश्न माफ कर रहे, तुमने बुआ जी को वचन दे रखा है 99 गालियां माफ कर रहा, लेकिन अगर इसने 100वीं गाली दी तो सजा दूंगा। आप जानते हैं महाभारत में लिखा है जिस दिन शिशुपाल ने 100वीं गाली दी, भरे दरबार में सुदर्शन चक्र
जैसे उसकी गर्दन काट दी गई। मैं भी इस देश की राजनीति के अपराध गिन रहा हूँ, अपराध गिन रहा हूँ। और एक पंक्ति के लिए मैं ये करता नहीं, केवल आखिरी एक पंक्ति को तालियों से सहेज देना, मैंने उस एक पंक्ति के पूरी करता लिखी। कोई कलाकारों के सर पर तलवार है लटका, हर सत्ता की काल में होता है। कोई कलाकारों के सर पर तलवार है लटकाता है, कोई वंदे मातरम के गाने पर नाम चढ़ाता है, कोई हिमालय ताजमहल का सौदा करने लगता है, कोई गंगा यमुना अपने घर में भरने लगता है, कोई तिरंगे झंडे को फाड़े फूटे आजादी है, कोई गांधी को भी गाली देने का अपराधी है, कोई चाकू घोंप रहा है संविधान के सीने में, कोई चूरी फेंक रहा है मक्का और मदीने में, कोई ढांचे का निर्णय यूएनओ में ले जाता है, कोई फार्मूला को डायन की गाली दे जाता है, लेकिन सौगाली होते ही से छुपा कर जाते हैं। तुम भी गाली देते रहना, जोर सिखाने आया हूँ, भाई भारत माता की तस्वीर दिखाने आया हूँ, भाई 5 मिनट हो गए, 9 मिनट मांगे थे आपसे, 4 मिनट और मांगता हूँ। सुनो साहब, तो बताइए ताली बजाने ऐसे सब और सब लोग तो चुनाव पर आपने से जो देखिए मैं तो डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट गया तो वहाँ 5 नाम ऐसे नए लोगों के थे जिनको मैं को नहीं जानता हूँ। दानिश खान साहब और जितेंद्र यादव दोनों से मिल गए। सबसे पहले तो मेरे डिपार्टमेंट में ऐसे लोग हैं जिनको मैं ही नहीं जानता, पीछे तो बहुत नए प्रोफेसर ऐसे होंगे। 11 साल एक लंबा समय होता है। एक कविता में कवि के शहीद होते सुना, आपको बड़ा हल्का करता हूँ, आप ही मिनट हंसने के लिए तो कविताओं की जरूरत नहीं है। एक हेलीकॉप्टर में बिहार में तो बीजेपी है, झारखंड में एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था, उसमें 4 लोग थे, पायलट था, एक बच्चा था, एक नेताजी थे और एक प्रोफेसर था। अचानक पायलट ने बताया कि इस हेलीकॉप्टर में कोई टेक्निकल खराबी आ गई है, कोई तकनीकी खराबी आ गई है और ये अगले 7-8 मिनट में हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाएगा। दुखद खबर यह है कि पैराशूट 3 है, आदमी 4 जो देश के लिए बहुत आवश्यक है वो पहले कूदे, सबसे पहले नेताजी कूदे, उसके बाद प्रोफेसर कूद गया, अब एक पैराशूट बचा और आदमी 2, बच्चा और पायलट ने बच्चे की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा हमें तो मरना सिखाया जाता है, तुम देश का भविष्य हो, एक पैराशूट बचाए लेकिन कूद जाओ। बच्चा बोला पायलट अंकल रोने की जरूरत नहीं है, पैराशूट 2 बचे। पायलट ने पूछा 2 कैसे बचे? बोले 2 ऐसे बचे हैं कि नेताजी तो जल्दबाजी में मेरा बस्ता लेके कूद गया। ये मैंने आपको बता दिया, एक दूसरी कविता से मैं करगिल के शहीदों के सम्मान में मुझे बहुत जगह जाना पड़ा। 26 जुलाई को करगिल दिवस मनाया जाता है। ये मेरी पुरानी कविता है, तभी से चली आ रही। जो लोग अभी समय से आने में उनका बड़ा आभारी हूँ। आइए मेरी कविता के बाद ही आज का समारोह प्रारंभ होगा। देखिए देर से आना भारत की परंपरा है, इस परंपरा को बनाए रखने के लिए हमने बहुत मेहनत की और मुझे पता चला कि अगर हम सब देर से ही आए, देर से ही कार्यक्रम करें, इसके पीछे कोई तथ्य है क्या, कोई सब। तो मुझे जब पता चला कि वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमला हुआ अमेरिका में, तो भारत का कोई मरा ही नहीं, क्योंकि समय से कोई पहुंचा ही नहीं। मुझे उस दिन समझ में आया देर से आना भारत इसमें चाहे ताली बजाना मत बजाना, मन से सुन लीजिए, मेरी अच्छी कविता मैं सुनाता हूँ। मैं केशव का 5 जन्म भी कहे मौन में खोया हूँ, और इस कविता का जन्म मेरठ में हुआ जब कैप्टन मनोज का रात और पार्थिव शरीर जिस दिन आया था करगिल में शहीद हुए थे, तो मैं भी उस शव यात्रा में गया था। अंतिम यात्रा में बहुत पीछे था, बहुत भीड़ थी, मैंने पीछे चलते चलते धीरे धीरे भीगी आंखों से कविता लिखी। सुनिए, मैं केशव का 5 जन्म भी कहे मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम की
आई, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, विद्या चुके चुके ले गई कुर्बानी की यमराई, कुछ पहलों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, बेटी के गठबंधन जल गए हैं करगिल की माटी में, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, बीस वसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे, टूटी चोड़ी धुला महाभारत उठा कंगन हाथों का, कोई और नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई और नहीं दे सकता, कोई और नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, जो पहले पहले चुंबन के बाद नाम पर चला गया, एक पल का एहसास मेरे साथ किया, जो पहले पहले चुंबन के बाद नाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सरवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी। और भगवान की सबसे अच्छी देवता होती है, इसलिए लिखी मैं ऐसा मानता हूँ भगवान राम हमारे रक्षक देवता है, भगवान कृष्ण हमारे रक्षक देवता है। मैं सनातन धर्म में पैदा हुआ हूँ, मैं भी यही मानता हूँ, लेकिन मैंने देखे नहीं, ना मैंने भगवान राम देखे, ना मैंने भगवान कृष्ण देखे। मैंने जो अपने रक्षक देवता देखे हैं, ये वो फौजी हैं जो वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हैं। जो पहले पहले चुनों के बाद नाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उनको भी मीठी नींदों की पलकें याद नहीं होगी, खुशबू में डूबी यादों की सरवट याद नहीं होगी, उन आँखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं। मेरी कविता की सबसे अच्छी पंक्तियां, मेरे जीवन की सबसे अच्छी पंक्तियां आपकी तालियां साथ सुनना। जिनको जिन आँखों की दो बूंदों से, जिन आँखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, उन आँखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जो मेहंदी वाले हाथों में मंगलसूत्र उतारे हैं, उन आँखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जो मेहंदी वाले हाथों में मंगलसूत्र उतारे हैं, नीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, ताजा ताजा छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद वो दूतन आया हो बूढ़ी माँ के नाम में, शायद वो दूतन आया हो बूढ़ी माँ के नाम में। जो विधवा पूरी दुनिया का, सारे संसार के किसी भी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती, लेकिन भरत के काशी गाँव है राजस्थान में, हमें एक बेटा शहीद हुआ वीरेंद्र सिंह जी, कल्पना नहीं है, सत्य घटना है। उनकी पत्नी का नाम गायत्री देवी में उनके सम्मान में गया। जब पार्थिव शरीर आया तो उनकी पत्नी ने शादी के दिन के कपड़े पहने और शमशान घाट पर अपनी पत्नी की अर्थी को कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी जब किसी औरत ने अर्थी को कंधा दिया, उसके बाद बहुत घटनाएं हुई। मैंने दो लाइन लिखी, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद वो दूतन आया हो बूढ़ी माँ के नाम में, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं सिंहन देवी के चरणों में सिर झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार। जिनमें उन्होंने तरफ काटे हैं अपने नाखूनों से, कल्पना करो कैसे लड़ते होंगे, -48 और +48। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, जो सैनिक सीमा रेखा पर घुटना बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है, गर्म नहाना पत्तों के जो सीने जल जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंग छोटे पड़ जाते हैं, उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, उस पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है, उस सैनिक के शव का दर्शन तीरथ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूर्त जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूर्त। अंतिम छह मासूम, क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना खून बहा कर टीका सरहद पर कर जाते हैं, कोई वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है, जो भी कौम वतन की खातिर लड़ने को तैयार नहीं, उसकी संतत को आजादी जीने का
मानते हैं, परिवार का सदस्य मानते हैं, लेकिन मैंने अक्सर एक लाइन में चाहता था नेता पर इतनी सख्त लिखूं कि उससे ज्यादा सख्त हमसे कुछ कह नहीं सकते, उससे ज्यादा क्रोध में हम नेताजी को कुछ कह नहीं सकते। और मैं इस ताकत से लिखूं कि नेता बैठे हो मेरे साथ तो उनको समझ में ना आए। और अगली बात ध्यान से सुनना, समझ में भी आए तो इतनी देर में आए जब तक नहीं करते। समाप्त करता अंतिम। बहुत अच्छा लगा मुझे प्रिंसिपल साहब, बहुत धन्यवाद, आपका आभार। बहुत बढ़िया। मुझे आपने जीवन की बड़ी खुशी, अपने घर में आकर मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ। खुशी है, इतनी बड़ी खुशी मैं दुनिया में कहीं जाऊँ, अमेरिका जाऊँ, जापान जाऊँ, मुझे कभी इतनी खुशी महसूस हुई नहीं जितनी अपने घर में आके कविता सुनाने में खुशी। कभी भी बोलो, कभी भी मेरी दुनिया की पहली प्राथमिकता मेरे कॉलेज, मेरे कॉलेज का घर, मेरा कॉलेज। मैं अपने प्राण गंवा अंतिम 2 लाइन और दूसरी लाइन पर विदा चाहता हूँ। विदा तो कविता सुना। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की दुनिया को बर्दाश्त खड़ा कर जाते हैं। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। सब निशब्द हैं हम, बस केवल और केवल तालियां हैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद सर, और कार्यक्रम को बराबरी और निराकरण पे कुछ क्षण पारितोषिक के हैं। हम सभी जानते हैं कि एनसीसी कैडेट्स का मेरठ कॉलेज में एक स्थान है, और इसी के चलते आचार्य जी आ चुके हैं। उनका उद्बोधन जैसे यज्ञ को पूर्ण करने के लिए पूर्णाहुति की आवश्यकता होती है, उसी तरह से प्राचार्य का संबोधन बहुत आवश्यक है कार्यक्रम को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए। और सर हमारे साथ हैं, कृपया आए। महान पर उपस्थित मेरठ कॉलेज मैनेजमेंट के अध्यक्ष श्री विश्वनाथ जी, सबने उनको अभी भी कहा, लेकिन पता नहीं क्यों एक रीति है कि उनके बैठा हुआ दिखी हुआ जैसे कुछ है नहीं। बहुत सम्मानित, बहुत विख्यात हमारे अग्रज हरिओम पवार जी और हर दिन अजीज, बहुत लोग कर रहे हैं, वो भी हमारे बड़े भाई, बड़ी 25-30 साल से हमारी काफी बड़े ऐसे डॉक्टर राजकुमार सब जानते हैं। हमारी पूर्व प्राचार्य ने बड़ा पूर्व उड़वाया मुझे, जब ये प्राचार्य थे ना पूर्व शुरुआत में मैं कहता था कि पूर्व में वर्तमान में यहाँ का टीचर हूँ, नहीं मानता। आज मैं बोल रहा हूँ पूर्व प्राचार्य, मेरी बड़ी बहन डॉक्टर अनिल, प्रोफेसर अनिल, और क्या कहूँ कि मैं उनको क्या मानता हूँ, पता नहीं क्या अजीब सी एक वो आती है, छोटी है मुझसे सीमा पवार, लेकिन उनको देख के पता नहीं क्यों मुझे कॉम्प्लेक्स सा होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतना कंप्लीट कैसे हो सकता है। तो मैंने हरिओम पवार जी से भी इस बात पूछा, भाई कोई दिमाग है ही नहीं, ऐसी हमारी हुई। और बहुत कर्मठ हमारे निर्धारित उपस्थित